हेलो एवरीवन। आज से बेटा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि 1% कंपनी है। ये आपके लिए आप बहुत ज़्यादा लकी है कि आपको अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनी एक्ट 2013 एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स जो न्यू कंपनी एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है वो है 1% कंपनी का। ये बेटा इस प्रोविज़न्स के लिए जो पुराने कंपनी एक्ट था 1956 में बहुत सारा बवाल था, बहुत सारे इश्यूज़ थे कि अगर एक पर्सन चाहे तो क्या वो अपने नाम से कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इसमें 1956 में जो कंपनी एक्ट था उसमें इसका जवाब ना 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 आते जा रहा था। लेकिन जब न्यू कंपनी एक्ट 2013 बना उसमें बेटा ये नया फीचर ऐड किया गया जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण एक पर्सन भी चाहे तो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकता है और वो कंपनी प्राइवेट कंपनी जैसे इस्टेब्लिश होगी। वर्डिंग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जनरली ये जो 1% कंपनी है, जैसे हमने प्राइवेट कंपनी के लिए पढ़े थे कि मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी इन द नेचर ऑफ 1% कंपनी है, 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी जैसी ही है, पूरी वर्किंग प्राइवेट कंपनी जैसी है इसमें भी। लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने के लिए अगर मिनिमम 1% भी रहेगा तो ये कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकता है इन द नेचर ऑफ 1% कंपनी। ठीक है बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। 1% कंपनी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू अ कंपनी एक्ट 2013। तो मैंने पहले ही बताया ये कंपनी एक्ट 1956 में इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था। अ न्यू कॉन्सेप्ट विच ब्रॉट ग्रेट रिलीफ फॉर मैनी एंटरप्रेन्योर। तो वही बताया मैंने अभी कि बहुत सारा रिलीफ मिला, क्योंकि बेटा अगर पुरानी जो कंपनी एक्ट था उसमें अगर किसी 1% को अगर बिज़नेस करना है तो आइदर वो सोल ट्रेडिंग में ले जाता था या फिर वो ग्रुप में काम करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप में जाए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ का एक ऑप्शन था जिसमें मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अगर मैं न्यू कंपनी एक्ट की बात करूं तो न्यू कंपनी एक्ट में इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉसिबिलिटी ऑफ वन मैन, केवल एक व्यक्ति इसको स्टार्ट कर सकता है विदाउट नीड ऑफ अनदर मेंबर पार्टनर was open. This sole property made 1% company so popular, especially among alone entrepreneur जो सिंगल पर्सन है, वन who does not want to share their power और ड्यूटी। क्योंकि वो अगर कोई और पर्सन इसमें ऐड हो गया तो उनकी पावर, उनकी शेयरिंग क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। वन who don't want to be bossed around also a 1% company is considered to be a separate legal entity। इसको भी क्या रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है जिसकी लीगल तौर पे, जैसे जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, तो इसका ये भी मतलब है कि उनको क्या मिला है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिला है, विच इज़ फर्दर बोनस for the alone entrepreneur since its inception 1% company has introduced many new and appraising entrepreneurs to the world. Too much have 1% company is defined a trading topic nowadays. Some of the trading stuff अबाउट 1% कंपनी आर एज फॉलो। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें ऐड होते हुए गए हैं। इसमें एक एक करके स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी येट ओनली 1% कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पर जो पहली बात तो इसमें लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। लीगल एंटिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसीलिए इसकी लीगल एंटिटी माना गया है इसको। द टोटल कॉन्ट्रेस्ट फ्रॉम दैट सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सोल प्रोप्राइटरशिप से आया है।
ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कौन होता है, केवल सिंगल पर्सन एज अ बिजनेस कंडक्टर होता है। देयर कैन बी ओनली अ वन मेंबर एट अ टाइम, हाउएवर वन नॉमिनी इज़ मैंडेटरी। अब ये वन नॉमिनी क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर सपोज़ वो जो प्रोप्राइटर है उसको अपनी वर्किंग में कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए या फिर उसकी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके लीगल हायर्स होते हैं उसको वो शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वन नॉमिनी इज़ मैंडेटरी टू बी अपॉइंटेड, दिस मेंबर एंड नॉमिनी कैन नॉट बी अ माइनर, और वो नॉमिनी माइनर नहीं होना चाहिए। ओनली अ नेचुरल पर्सन इज़ सिटीज़न एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये रेसिडेंट होना ज़रूरी है। अभी मैंने रेसिडेंट के लिए क्या बताया था, 182 डेज़ कहाँ होना चाहिए, वो इंडिया में रिसाइड होना चाहिए। स्टार्ट वन पर्सन कंपनी लिखा भी है नीचे में, एंड द रेसिडेंट ऑफ इंडिया हियर रिफर्स टू अ वन पर्सन who was lived in India for more than 182 days in the preceding year. Even a nominee of one person company must fulfill this requirement. तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन जो अदर डायरेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि ये 182 डेज़ की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डी पॉइंट, anyone can start his own company due to its easy and cheap registration, limit liability and the legal identity। तो यहाँ पर चीप रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, उसके मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है, लीगल एंटिटी तो है ही क्योंकि ये रजिस्टर्ड अंडर द न्यू कंपनी एक्ट है। नेक्स्ट है वन पर्सन कंपनी कैन लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर और अनलिमिटेड कंपनी के नाम से भी इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जो पर्सन कंपनी को स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है वो किस टाइप की लायबिलिटी से रजिस्टर्ड कर रहा है अपने बिजनेस को। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन देखते हैं कि इसमें डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट कवर्ड है। इसमें न्यू कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन है, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली अ वन पर्सन एज अ मेंबर, इट इज़ वन शेयर होल्डर। वन शेयर होल्डर मतलब यहाँ पर केवल एक बंदा भी रहेगा तो इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। वेयर लीगल एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी इज़ लिमिटेड, वर्डिंग ध्यान से समझिए, लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इज़ लिमिटेड, क्योंकि इनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, टू दी कंपनी ओनली। अब इसमें किस टाइप की वन पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जो हमने अभी भी पढ़े, लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती हैं। इसमें वन पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रहती है, गारंटी विद अ शेयर कैपिटल, गारंटी विदाउट द शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी रहती है, अनलिमिटेड विदाउट द शेयर कैपिटल। ये टाइप की हमारे को कंपनियाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें फीचर्स देखते हैं। ये जो कंपनी ABCDE तक जो दिया गया है ये एक बेटा नेचर है, मतलब इस नेचर्स में कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसके फीचर्स के तरफ कि क्या क्या फीचर्स इसमें दिए हुए हैं उसको समझते हैं। The following are the silent feature of the one person company form of doing business। पहला है it is a run by individual yet OPC are a separate legal entity similar to any other body corporate। तो यहाँ पे पॉइंट है it is a run by individual yet OPC are the separate legal entity। रन कौन कर रहा है, इसे चला कौन रहा है, वन पर्सन इंडिविजुअल। ठीक है, और इसमें भी सेम अगेन वही बात है कि ये सेपरेट एंटिटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है वन पर्सन कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये किस नेचर के हिसाब से चलेगी, प्राइवेट कंपनी के नेचर के हिसाब से चलेगी। ठीक है, क्योंकि इसने जो लिमिट्स है मेंबर्स की वो भी प्राइवेट कंपनी को कवर करती है। ठीक है, इट मस्ट हैव ओनली अ वन मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा लिया तो बेटा वन पर्सन कंपनी तो रही नहीं, वो कौन सी कंपनी हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। वन मैक्सिमम डायरेक्टर
कैन बी अ 15, लेकिन वो डायरेक्टर्स की लिमिट को बढ़ा सकता है, ठीक है 15। हाउएवर द लिमिट ऑफ 15 कैन बी एक्सटेंड इफ़ द अप्रूव्ड बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन। और यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन से पास आउट होना, स्पेशल रिजोल्यूशन कितने परसेंट से पास आउट होता है? 75% से। ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको कितने परसेंट से पास आउट होता है? 75% से पास आउट होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन इज टेकन इन दिस रिगार्ड। फर्दर अ डायरेक्टर मस्ट ऑल्सो हैव स्टे इन इंडिया, तो वही है 182 डेज रहना चाहिए वो इंडिया में। नेक्स्ट, ये 182 डेज बेटा, ये मैंने पहले भी बताया था, ये आपके जो इनकम टैक्स रूल है जिसमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रूल्स दिया गया है, जिसमें अगर कोई पर्सन 182 डेज से कम है तो वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाता। तो ऐसा माना गया है कि 182 डेज़ नहीं है तो वो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, और इंडियन रेसिडेंट नहीं है तो उसने बिज़नेस को कंट्रोल नहीं किया इंडिया में, तो वो ऐसी कंडीशन में वो कंपनी का, ऐसी कंडीशन में वो बिज़नेस का मेंबरशिप के लिए इसमें इश्यूज देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टरशिप के लिए कैपेबल नहीं बन पाता, ठीक है। नेक्स्ट है, वन पर्सन कैन नॉट इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी और टू बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। तो पहली बात भी क्लियर है ये भी कि अगर वो एक पर्सन चाहता है कि भैया एक से ज़्यादा कंपनी को वो क्रिएट करे इन द नेचर ऑफ ओपीसी, ठीक है, मतलब एक पर्सन 2 कंपनी चला रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो उसका नॉमिनी है वो चाहे तो भैया एक से ज़्यादा का नॉमिनी बन जाए तो ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी बिकम अ मेंबर इन अनादर वन पर्सन कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ his being nominee in the OPC, then within 180 days he shall have to meet the eligibility criteria of being the member in a one person company। थोड़ा सा सोचिए इसके लिए, यहाँ पर ध्यान देना बेटा 180 डेज़ पे, ठीक है। मैं रुक रुक के इस चीज़ को बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना 180 डेज़ के लिए। आप बोलोगे सर आपने हमें ऊपर बताया कि अगर कोई पर्सन वन पर्सन कंपनी का मेंबर है, ठीक है, तो वो किसी और का नॉमिनी नहीं बन सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, वो किसी और कंपनी को, वन पर्सन कंपनी के नेचर वाली कंपनी को फिर से इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट को फिर से ध्यान दीजिए, ई वाला पॉइंट थोड़ा हट के पॉइंट है ये। इफ़ अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी बिकम अ मेंबर इन, ध्यान देना, अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी बिकम अ मेंबर इन अनादर, मेंबर की बात कर रहा है जी, ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं था इसमें, मेंबर्स पे गौर करना, ठीक है। अब इसकी और डिटेल समझते हैं और क्या क्या डिटेल इसमें दिया हुआ है। वन पर्सन कंपनी हैव अ मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ इन द रिलेवेंट पीरियड मतलब जिस साल में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस साल की बात कर रहा है ये, ध्यान दीजिएगा, रिलेवेंट पीरियड, ठीक है। मतलब अगर ये, मतलब ये है क्या, बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बिज़नेस, अगर मैं सोचूं कि भैया मैं बिना किसी पुराने बिज़नेस के वन पर्सन कंपनी को इस्टेब्लिश कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कंपनी रनिंग बिजनेस है तो ही वो वन पर्सन कंपनी के नाम का बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पहला लिमिट यहाँ दिया हुआ है कि उनकी पहली बात तो टर्नओवर, ये पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ होना चाहिए। भैया बिज़नेस पहले पुराना होगा तो टर्नओवर दिखाएगा ना, और अगर बिज़नेस ही नहीं है तो टर्नओवर दिखाएगा क्या? नहीं। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीज़न, फिर से वही इंडियन सिटीज़न पे लाया बात, इंडियन सिटीज़न एंड द रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी एंड बिकम नॉमिनी ऑफ द सोल मेंबर ऑफ अ वन पर्सन कंपनी। ये पॉइंट भी हमने पढ़ चुके हैं। फिर इसमें 182 डेज़ की कंडीशन है। रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु आर स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड of not less than 182 days
ड्यूरिंग इमीडिएट प्रेसिडिंग 1 कैलेंडर ईयर। तो ये भी पॉइंट क्लियर है इसमें। 1 person shall be eligible to incorporate more than one person company or become nominee in more than one such company। ठीक है, वही पॉइंट ऊपर वाला फिर से इसने रिपीट किया है। अ माइनर शैल नॉट बी बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी और द बेनिफिशियरी इन अ 1 person कंपनी। ये भी लिमिट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि माइनर्स के लिए कोई भी इसमें प्रोविजंस नहीं है। एक सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है बेटा इसमें, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें ज़बरदस्त पॉइंट है सेक्शन 8। अब ये सेक्शन 8 क्या होता है, सुनिए ध्यान से। ये ना एक ऐसा सेक्शन है जो फिर से न्यू कंपनी 2013 में आया है। 1956 में अगेन इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। सोचिएगा मैं बात जो बोल रहा हूँ, अगर कोई रॉयल क्लब हो गए या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अपने नाम के बाद में पीवीटी एलटीडी लिखती है, ध्यान से सुनिएगा, अपने नाम के बाद में पीवीटी एलटीडी लिखती है और किसी के पास चंदा मांगने गई तो वो धक्के मार के आपको बाहर निकाल देगा। क्योंकि क्या बोलेगा वो, आप भैया प्राइवेट कंपनी और चैरिटी मांगने आ रहे हो, आप हमारे से दान मांगने आ रहे हो, भैया हमारे को क्या गधा समझ के रखे क्या। तो इसका मतलब ही ये है बेटा, जो कंपनी एक्ट 2013 में जो सेक्शन 8 है वो किसके लिए है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब बात क्लियर है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से हुआ है, लेकिन वो कंपनी अगर सेक्शन 8 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फुलफिल करती है, मतलब सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बनी है, चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट कंपनी के नाम से हो सकता है और उसको सेक्शन 8 के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। और सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेट, क्योंकि 1 person कंपनी तो बेटा प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 8 वाली जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसका वेलफेयर पर्पस के लिए, और कन्वर्टेड इनटू कंपनी अंडर सेक्शन 8, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, सच कंपनी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे बहुत बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर ये भी किसी प्रकार की बैंकिंग वाली जो बिजनेस है, नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए प्रोहिबिशन है। नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ वॉलंटरी इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years have expired from the date of incorporation of a 1 person company, except when the threshold limit of the paid up capital is breached। मतलब अगर इसने जो थ्रेशोल्ड लिमिट लिखा था, अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट मैं आपको फिर से ऊपर में ले जाके बता रहा हूँ, ये आपकी है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रेक हुई तो बेटा यहाँ पर कंपनी को बहुत बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, और ऐसा एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, इफ़ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड द टर्नओवर इज ब्रेच्ड, then the OPC must convert in itself into a private limited company or a public limited company within a 6 month। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 6 month लिखा हुआ है। If 1 person company or any officer of the 1 person company contradict the provision of these rules, then the company or the officer shall be punishable with a fine which may extend to 10,000 with a further fine which may be extend to 1,000 for every day for and after the first during such contravention continue। और ये जो ये वर्ड का मतलब क्या है, ये वर्ड का मतलब है कि जब तक 1,000 रुपीज़ पर डे का फाइन लगता रहेगा, जब तक इसका कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में नहीं हो जाता। तो बेटा ये बहुत बढ़िया एक्ट था
जो मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर इसी एक्ट का वेट कर रहे थे, जो कि 1956 में इसके लिए कोई भी प्रोविज़न्स नहीं थे। इस प्रोविज़न्स के कारण बिज़नेस बहुत एक्सपांड होने लगा, 1% कंपनी के नाम से बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होने लगे और बिज़नेस को बहुत ज़्यादा सहूलियतें देखने को मिली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा न्यू टॉपिक के साथ में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।